हेलो, नमस्ते। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इससे पहले हम जो भी मॉडल्स हैं यानी कि बोहर मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं, थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं और इसके अलावा वैलेंसीज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमें ये पता चला है कि जो एटम है वो क्या है, एटम में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब जो न्यूक्लियस है यानी कि एटम में जो न्यूक्लियस होता है यानी कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी जो मास होता है एटम का वो कहाँ होता है, सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है यानी कि न्यूक्लियस में। ठीक है, और उस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर की, यानी एटॉमिक नंबर एक तरह से क्या हो गया, किसी भी जो एटम है उनको एटॉमिक नंबर असाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एक तरह से आइडेंटिटी होती है किसी भी एटम की। जैसे कि इंसान है, तो इंसान जब पैदा होते हैं तो उनको एक नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो वो एक तरह से उनकी आइडेंटिटी हो गई, यानी बचपन से जो नाम चला आ रहा है वो उनकी क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। उसी नाम से हम पैन कार्ड, आधार कार्ड, बाकी हमारे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो चलते रहते हैं। तो वो हमारी क्या हो गई, एक आइडेंटिटी हो गई, यानी कि जब तक हम मरते हैं तब तक वही आइडेंटिटी चलती रहती है। ऐसे ही जो एटम है, एटम की भी एक आइडेंटिटी होती है, यानी उनको पहचानने के लिए कि ये एटम कौन सा है तो उनको क्या दिए गए हैं, उनको उनकी आइडेंटिटी एटॉमिक नंबर के फॉर्म में दी गई है। यानी मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को एटॉमिक नंबर दिया गया है 1। तो ये जो 1 है, अगर आपसे कहा जाए कि एटॉमिक नंबर 1 है तो आप एकदम समझ जाओगे कि एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन है। अगर आपसे बोला जाए कि एटॉमिक नंबर है 6 किसी भी एलिमेंट का, तो आप समझ जाओगे कि एटॉमिक नंबर अगर 6 है एलिमेंट का तो वो एलिमेंट क्या हो गया, कार्बन हो गया। तो वो कार्बन की आइडेंटिटी हो गई, यानी 6 एटॉमिक नंबर किसकी आइडेंटिटी हो गई, कार्बन की। अगर आपसे बोला जाए कि एक एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 8, तो आप एकदम समझ जाओगे कि 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीजन की आइडेंटिटी एक तरह से क्या हो गई, एटॉमिक नंबर 8। तो वैसे ही एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक तरह से आइडेंटिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, यानी हमें पहचानने के लिए कि ये जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर ये है, तो ये जो एलिमेंट होगा ये होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, कार्बन है तो कार्बन का 6 हो गया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 8 हो गया। तो ये क्या बता रहा है, आइडेंटिटी बता रहा है। अब एटॉमिक नंबर आता कहां से है, मतलब कैसे हम एटॉमिक नंबर को एक तरह से मतलब किसके बेस पे निकालते हैं। अब जो एटॉमिक नंबर है, अब क्योंकि एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से हैं मैंने बताया, एक है इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया और एक हो गया न्यूट्रॉन। तो अब ये जहां पर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, तो अगर हम मान लें कि हम इलेक्ट्रॉन के बेस पे अगर एटॉमिक नंबर देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे एटॉमिक नंबर देखें तो क्या जो एटॉमिक नंबर है वो सही आएगा। बेसिकली जो एटॉमिक नंबर निकाला जाता है वो निकाला जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेस पे। हमेशा जो एटॉमिक नंबर निकाला जाता है मेनली वो निकाला जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेस पे, यानी किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। न्यूट्रॉन के बेस पे नहीं निकाला जाता, न्यूट्रॉन चेंज होते रहते हैं, आप देखना। ठीक है, अब यानी कि जरूरी नहीं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर अगर मान लें अगर हम इलेक्ट्रॉन के बेस पे अगर एटॉमिक नंबर निकालें किसी भी एलिमेंट का, मान लो हम मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है जैसे कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर वैसे कितना होता है, 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें कार्बन का, तो ये होता है 2 और 6। ठीक है, 2 और 4, या कार्बन की जगह ऑक्सीजन ले लेते हैं हम यहाँ पर। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो फर्स्ट यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे
और L में 6 आएंगे। ये हो गया आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 6 हो गए। अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, और एटॉमिक नंबर भी कितना है, 8 है। ये हो गया एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट कर रहे हैं, Z से डिनोट करते हैं। ये हो गया एटॉमिक नंबर और ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सपोज करो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मान ले रहे हैं कि क्योंकि इसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसलिए एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम यहां पर ऑक्सीजन की जगह लिखते हैं O2-, यानी ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस केस में क्या हो गया, यानी कि ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हो गया, यानी उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए ऑक्सीजन में। ठीक है, यानी ऑक्सीजन पे 2 अगर नेगेटिव चार्ज है यानी कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका मतलब ये होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले कितने थे, 8 थे। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसमें यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए। और अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये हो गया 2 और 8। अब इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया यहां पर, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8 हो गए हैं। लेकिन अब आप कहोगे क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 10। अब जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी 10 हो जाना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं बेसिक किसका, एटॉमिक नंबर का। ठीक है, क्योंकि अभी तो एटॉमिक नंबर कितना था, यहां पर 8 था और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 थे। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो अब हो गए यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से इसका जो एटॉमिक नंबर है 10 हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो हमने एक बार असाइन कर दिया है वो एटॉमिक नंबर फिक्स्ड रहता है उस एलिमेंट का। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर असाइन कर दिया गया है तो वो क्या रहेगा, याद रखना, फिक्स्ड रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं तो अभी अगर हम देखें ऑक्सीजन के केस में तो एटॉमिक नंबर 8 था, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10 ऑक्सीजन के ही केस में, तो इस हिसाब से इसका एटॉमिक नंबर क्या 10 हो जाएगा, नहीं हो सकता है। यानी एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 10 नहीं होगा, 8 है तो 8 ही रहेगा। क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में। ये मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन में जो है, जो आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो उसकी वजह से जो एटॉमिक यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं वो चेंज होते रहते हैं। न्यूट्रल में तो सेम रहेगा। अगर कोई न्यूट्रल एटम है जिसपे कोई चार्ज नहीं है उसके केस में तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उतने ही रहेंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। लेकिन जैसे ही किसी केमिकल रिएक्शन में ये एटम पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी एलिमेंट के, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप नहीं कह सकते कि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो हैं वो चेंज होते रहते हैं जब हम उनको रिएक्शन कराते हैं, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं या फिर वो चार्ज हो जाते हैं कोई भी एटम, तो उनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे तो हम उसके बेस पर एटॉमिक नंबर तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो चेंज हो रहा है। हमें चाहिए एक फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड यानी जिसका कुछ चेंज ही ना हो। अब प्रोटॉन जो होते हैं वो होते हैं सेंटर में यानी न्यूक्लियस में। अब प्रोटॉन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, जैसे कि इसमें क्या है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और ये हो गया ऑर्बिट। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो कहां पर है, न्यूक्लियस में है,
और जो प्रोटॉन है वो किसी चीज में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, बाहर के किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, तो वो क्या रहेंगे, हर एक एटम के लिए फिक्स्ड रहते हैं, क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं हर एटम के लिए क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि ये तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं ना किसी केमिकल रिएक्शन में। पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनका क्या होगा, चेंज होता रहेगा नंबर, यानी कि वो चार्ज हो जाएंगे और चार्ज होने की वजह से चेंज होता रहेगा। तो अब होगा क्या, किसको लेते हैं हम, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, तो एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर किसी भी एलिमेंट का। तो ये चीज याद रखना कि जब हमें एटॉमिक नंबर निकालना है तो कहां से निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से भी निकाल सकते हैं, मैंने बोला, आई रिपीट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर कंडीशन क्या होती है कि जो एटम है वो न्यूट्रल होना चाहिए। अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे, जो कि इक्वल कह सकते हो आप एटॉमिक नंबर के हो जाएगा। लेकिन अगर एटम न्यूट्रल नहीं है तो हम एटॉमिक नंबर किससे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो आप ये चीज दिमाग में रखिएगा कि हमें बेसिकली लेना क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही एटॉमिक नंबर को निकालना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में किसी भी एटम के मतलब एलिमेंट के एटम में, तो वो क्या कहलाते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, Z से। Z से किसको डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को। अब जो भी ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी सारे, यानी कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, यानी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे, आइसोटोप्स की मैं बात नहीं कर रही हूं, एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उनका सबका एटॉमिक नंबर सेम ही होता है। जैसे कि सोडियम है तो सोडियम एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 11 ही होगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम ही होता है। यानी एक एलिमेंट, जैसे कि हमने सोडियम का एलिमेंट लिया, तो सोडियम के एलिमेंट के जितने भी सोडियम एटम होंगे उनका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11 ही होगा। ये चीज याद रखनी है। अब यहां पर ये एग्जांपल लिया हुआ है कि जैसे 4 हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर इज 1। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में केवल एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल कितना प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, एक, तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर भी, यहाँ पर न्यूट्रॉन तो होता नहीं है हाइड्रोजन में, 0 होता है, तो एटॉमिक नंबर हो गया हाइड्रोजन का 1। ऐसे ही हम कार्बन का केस भी ले सकते हैं। जैसे कार्बन लिया हमने, तो कार्बन में कितने एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। क्यों होता है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो भी कितने हैं, 6 हैं, और न्यूट्रॉन भी 6 ही होते हैं। तो खैर अभी हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन है, किसमें, कार्बन में, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। अब हम जैसे बात करते हैं, यानी कि मैंने अभी बताया था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूट्रल एटम में, उनके बेसिस पर भी हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर मैग्नीशियम का। अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। अब अगर हम इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें एक तरह से इस मैग्नीशियम में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसमें होते हैं 12, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी अगर हम बात करें तो वो भी होते हैं 12। तो एक तरह से हम कह सकते हैं किसके केस में, न्यूट्रल एटम के केस में, ये चीज याद रखना, न्यूट्रल एटम, ये चीज याद रखनी है कि न्यूट्रल एटम के केस में हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरह से एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर सकते हैं।
मैंने बोला कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। किसके केस में? न्यूट्रल एटम के केस में। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब आएगा? जब न्यूट्रल एटम होगा। तो यहां पर वही चीज दी हुई है कि फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन मैग्नीशियम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, एक चीज याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है? होल नंबर होता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। कि आपसे बोल दिया जाए कि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आपने बोल दिया 1/2 होगा या 0.5 होगा। तो एटॉमिक नंबर इस तरह से कभी नहीं होता है, हमेशा होल नंबर में होगा। यानी कि अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर है तो वो 2 होगा। इस तरह से आपने देखा होगा कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी कि होल नंबर होगा हमेशा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो कभी भी इस तरह से एटॉमिक नंबर नहीं होता है कि 1/2 हो गया, 7/2 हो गया या 0.5 हो गया। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर नहीं होता है। एटॉमिक नंबर हमेशा होल नंबर होता है। इसके अलावा जो भी एटॉमिक नंबर है ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मींस हमेशा मतलब जो नींव है इसकी बेसिक जो बोला जाए, यानी हम किससे कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ही कैलकुलेट करते हैं। और कभी भी जो दो एलिमेंट है, यानी कि दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि एक कार्बन का एलिमेंट है और एक नाइट्रोजन का एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 7 हो गया और कार्बन के एलिमेंट का भी एटॉमिक नंबर 7 हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो दो एलिमेंट है, यानी डिफरेंट एलिमेंट है दोनों, जो दो एलिमेंट है उनका सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता है। तो नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, यानी कभी भी दो एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर नहीं रखते हैं। एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि जो कि फिक्स्ड होगा। यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 नाइट्रोजन का ही होगा। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर की बात करें 6 है तो इसका एटॉमिक नंबर 6 ही होगा। आई होप जो हमने एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मास नंबर की तरफ। अब हम बात करते हैं मास नंबर की। अब जो मास नंबर है ये क्या होता है? यानी कि मास की बात कर रहे हैं हम, किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट के मास की अगर हम बात करें, यानी अगर हम नॉर्मल मास की बात करें, जैसे कि हमें निकालना है किसी और सब्सटेंस का, जैसे कि किसी भी मैटर का अगर हमें मास निकालना है जो थोड़ा हैवी होता है, उसको तो हम वेइंग मशीन पे वेट करके निकाल लेते हैं, जैसे कि केजी में निकाल लिया, टन में निकाल लिया, तो इस तरह से ग्राम्स में निकाल लिया। लेकिन जब बात आती है किसकी, जो भी एलिमेंट्स है ये तो बहुत छोटे होते हैं, तो इन एलिमेंट्स का मास हम इस तरह से तो निकाल नहीं सकते हैं कि हमने वेइंग मशीन पे रखा और हमें मास पता चल गया कितना होता है। तो यहाँ पर क्या है, इनका मास के लिए एक डिफरेंट यूनिट यूज होती है जिसको कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट है इसको AMU या फिर यूनिफाइड मास यानी U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना U, तो ये इसकी यूनिट है एटॉमिक मास की, या तो U यानी कि यूनिफाइड मास या फिर AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब मास नंबर में क्या होता है स्पेशली, जैसे कोई भी एटम है, मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक एटम, जैसे यहाँ पर ये एटम हो गया, मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन क्या, यहाँ पर हम हीलियम का एटम ले लेते हैं और इस हीलियम के एटम में बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। अब हीलियम का जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। अब जब 2 एटॉमिक नंबर होता है तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं हीलियम में? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2 होते हैं।
और 2 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर चक्कर लगाएंगे, इस वाले में। अब जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, हमने पहले डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो अराउंड होता है 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ kg। और जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो अगर हम प्रोटॉन का मास कंपेयर करें किसके मास से, इलेक्ट्रॉन के मास से, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे कि इसका मास इसके सामने, प्रोटॉन के सामने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि जिसकी वैल्यू नहीं है इतनी ज्यादा, नेग्लिजिबल है, तो इसको इग्नोर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मास को एक तरह से हम इग्नोर करेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एटम का कंप्लीट मास है वो एटम के सेंटर यानी कि न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी कि न्यूक्लियस की वजह से मास होता है किसी भी एटम का। तो जो मास लेंगे हम किसका लेंगे, न्यूक्लियस का मास काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहां पर यानी कि जो मास है वो मास किसके इक्वल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू के। अब ये जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, यहाँ पर 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की अगर वैल्यू को ऐड करें, क्योंकि इन दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। तो अगर इन दोनों का मास हम ऐड करें तो इन दोनों का मास आएगा 4, यानी कि टोटल जितना भी न्यूक्लियस में ये दोनों पार्टिकल हैं, इन दोनों का मास ऐड करने पर कितना आएगा, हीलियम के लिए 4। तो जो हीलियम है उसका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर कितना होता है, 4 होता है। हीलियम के लिए मास नंबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। किसी भी एटम में तीनों एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड यानी न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। इसलिए जो स्पेशली एटम का मास बोला जाता है वो बोला जाता है किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से। अब जो न्यूक्लियस है उसमें 2 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये दोनों पार्टिकल कलेक्टिवली बोले जाते हैं न्यूक्लियॉन। तो इन दोनों पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि किसी भी एटम का जो मास है वो किसकी वजह से है, न्यूक्लियॉन की वजह से है। यानी जो मास न्यूक्लियॉन का होगा वही मास किसका हो जाएगा, एटम का हो जाएगा। यहां तक आई होप क्लियर होगा। यानी कि एटम का मास कहाँ है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं कलेक्टिवली, यानी एक साथ। तो इस वजह से जो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल मास है किसी भी एटम का वो किसकी वजह से है, न्यूक्लियॉन की वजह से है। तो यहां पर हम बोलेंगे, यहां पर डेफिनेशन दी हुई है कि मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने प्रेजेंट हैं प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए से, यानी डिनोटेड बाय, मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए, कैपिटल ए। ठीक है, एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, then therefore the mass of an atom resides in its nucleus। यानी हम कह सकते हैं जो मास है एटम का वो कहां पर रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट होता है, यूनिफाइड। ओके, क्यों होता है 12 कार्बन का मास, क्योंकि इसमें 6 ही क्या है, 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। तो 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसलिए जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास कितना हो गया, मास नंबर 12 हो जाता है, क्योंकि 6 को तो क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए, और 6 क्या हो गए, न्यूट्रॉन हो गए। आई होप यहां तक क्या होगा, क्लियर होगा आप लोगों को कि हम मास कैसे निकालते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। ठीक है, अब ये जो 13 है यानी न्यूक्लियस में हम क्या ले रहे हैं, प्रोटॉन ले रहे हैं। तो इसमें प्रोटॉन होते हैं 13 और न्यूट्रॉन होते हैं 14। यानी एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 13, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 14। ठीक है, तो अब अगर हम मास नंबर देखें इसका,
तो कितना निकल कर आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एल्यूमिनियम में, 13 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 है, तो टोटल हो गया 27। यानी इसका जो मास निकल कर आएगा एल्यूमिनियम का मास नंबर, वो आएगा कितना, 27। ठीक है। अब जो कोई भी हम एलिमेंट को डिनोट करते हैं, मान लो हम डिनोट कर रहे हैं एक्स से, एक्स क्या है, किसी भी एलिमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जनरली मैंने लिया है एक्स, तो इसके यहां पर क्या लिखा जाता है, एलिमेंट के नीचे यहां पर लिखा जाता है इसका एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और यहां पर लिखा जाता है मास नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। यानी X क्या हो गया यहां पर, ये हो गया एलिमेंट, Z हो गया यहां पर एटॉमिक नंबर, और A हो गया यहां पर मास नंबर। तो और अगर जैसे मान लो हमने एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करना है, तो एल्यूमिनियम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी Al हो गया ये एलिमेंट का नाम, सिंबल। इसके बाद में हम इसका एटॉमिक नंबर कहां पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, जो होता है 13 ये, और मास नंबर कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, जो होता है 27। यहां पर लिख दो, ये यहां पर भी लिखा होता है, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में। तो मास नंबर कहां है, ये 27 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 13, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को कि कैसे मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन एलिमेंट हैविंग मास नंबर दिया हुआ है एलिमेंट का, और एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है। हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो एक चीज तो बहुत क्लियरली निकल जाएगी, क्या, कि एटॉमिक नंबर कितना है, 11। ठीक है। और यहाँ ये क्या है, न्यूट्रल एलिमेंट है, तो हमें पता है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। और एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। अब चूंकि ये न्यूट्रल एटम है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। अब पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कि जो भी एटॉमिक मास है, यानी कि मास नंबर है, एक तरह से मास नंबर में से क्या माइनस कर देंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। यानी मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ए से, और एटॉमिक नंबर को जेड से। यानी ए में से किसको माइनस कर देंगे, जेड को। तो ए क्या है, 23 है, और मास एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो 23 में से 11 गया, तो कितना बचा, 12 बचा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 12 आ गए यहां पर। यानी कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर मास नंबर दिया हुआ हो या फिर एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो, तो मास नंबर में से क्या घटा दो, एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलकर आ जाएंगे। क्यों ऐसे आते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू होते हैं मास नंबर के। ठीक है। और हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के। तो जब एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकल जाएंगे, और इजिली हम क्या निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल पाएंगे। आई होप ये जो क्लास है ये पसंद आई होगी। थैंक यू।